रूबरू के साहित्यिक मंच पर आज मैं संदीप तोमर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मंच के अध्यक्ष इरशाद जी और सचिव अजहर जी को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई और आभार। संयोजक रेणुका सिंह जी का आभार महज एक औपचारिकता है, उनसे पुरानी साहित्यिक मित्रता है। इस कार्यक्रम में मुझे सुनने वाले समस्त साथियों को मेरा अभिनंदन। इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी साथियों के नाम लेना संभव नहीं है। जो जो साथी जुड़ गए हैं या जुड़ते रहें, उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथियों, यूँ तो मैं लगभग बहुत लंबे समय से कविता, कहानी, नज्म, लघु कथा, उपन्यास, संस्मरण इत्यादि लिखता रहा हूँ, लेकिन उपन्यास और लघु कथाओं ने मुझे बतौर लेखक एक पहचान दिलाई। इसलिए इन दोनों ही विधाओं से मेरा बहुत पुराना साथ है और बहुत गहरा संबंध भी है। अगर मैं बात करता हूँ लघु कथाओं की, तो लघु कथा में आप लोग देखते होंगे शब्द संख्या को लेकर बड़ा विवाद चलता रहा है। कुछ लोग लंबी लघु कथाओं की बात करते हैं, कुछ लोग बहुत छोटी लघु कथाओं की बात करते हैं, कुछ लोग उसकी परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। मेरा अपना मानना है कि रचना अपना विस्तार स्वयं पाती है, इसमें शब्द संख्या बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ये 30 से 35 शब्दों की भी हो सकती है, 350 शब्दों की भी हो सकती है, और अगर कथ्य डिमांड करता है बड़ी लघु कथा की, तो वो 1500 शब्दों तक भी हो सकती है। अब इस विषय पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आपके सामने 2-3 लघु कथाएं पेश करूँगा। आप उन लघु कथाओं को सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लघु कथा में शब्द संख्या कितने मायने रखती है। आलोक सातपुते जी की एक रचना है झटका। अब देखिएगा, तो शुरू करता हूँ मैं। झटका। क्यों यार, तुम तो चिकन चिली की प्रति प्लेट की कीमत ज़्यादा बता रहे हो, जबकि बाजू वाला तुम्हारी दरों से आधी दरों पर दे रहा है। साहब, वो मुर्गों को हलाल करता है, जबकि हम झटके वाले हैं। तब तो तुम्हारा ज़्यादा पैसा लेना जायज़ है। इतनी सी लघु कथा है। आप समझ सकते हैं कि बहुत सीमित शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आलोक सातपुते ने इस रचना को कितनी खूबसूरती के साथ पेश किया है। अब इससे थोड़ा सा बड़ी लघु कथा, मतलब शब्दों के हिसाब से, और आप देखिएगा, ये मेरी लघु कथा है खुदा का घर। यह मस्जिद गांव के बाहर स्थित थी। उस मस्जिद का दरवाज़ा बंद था। लोग रात 8 बजे की नमाज अदा करके कब को अपने अपने घरों में जा चुके थे। बाहर तूफान और बारिश जोरों पर थी। तभी किसी ने मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है वहां? हाथ में लालटेन पकड़े मौलवी ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। क्या एक रात के लिए यहां विश्राम मिलेगा? बाहर सिर से पांव तक भीगी एक बुर्काधारी महिला ने उम्मीद भरे स्वर में बहुत ही विनम्रता से कहा, नहीं, यह इबादत खाना है, कोई सराय नहीं है। वैसे भी यहाँ कोई जनाना नहीं रह सकता। मौलवी ने बहुत ही रूखे स्वर में उत्तर दिया। लेकिन इस तूफान और बारिश में मैं कहाँ जाऊं बाबा? महिला गिड़गिड़ाई। उसकी बात अनसुनी कर मौलवी पीठ मोड़कर मस्जिद का दरवाजा बंद करने के लिए पलटा तो महिला की मायूसी बढ़ गई। बीवी जी, वो सामने कब्रिस्तान है, वहां छप्पर के नीचे रात काट लो। पास ही बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। जलती हुई आंखों से मौलवी को घूरते हुए वह महिला बुदबुदाई, लगता है खुदा ने अपना घर बदल लिया है। मौलवी ने हिकारत से मस्जिद का दरवाज़ा खटाक से बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये 2 लघु कथाएं मैंने आपके सामने रखी, जिसमें एक लघु कथा बहुत सीमित शब्दों में थी, एक और दूसरी लघु कथा को आपने देखा, इसमें शब्द संख्या कुछ ज़्यादा है। तो ये 2 लघु कथाएं मैंने आपके सामने रखी, और मुझे लगता है कि आपको जो बात मैं कहना चाहता था, वो जो शब्दों के ऊपर मैं बात कहना चाहता था, वो बात आपको इसके माध्यम से समझ में आ गई होगी। कुछ
दोस्त जो लिख रहे हैं मैं उन कमेंट्स को देख लेता हूँ। हमारे रूबरू के एक एडमिन कह रहे हैं कि मंटो की याद दिला दी, धन्यवाद आपका। उषा जी कहती हैं कि आज आपको सुन ही लिया। तो उषा जी, वैसे मैं लाइव प्रोग्राम्स में आपको पता है बड़ा परहेज़ करता हूँ, लेकिन रेणुका जी जो है हमारी इतनी अच्छी मित्र हैं कि उनके आग्रह को टालना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। तो शायद ये आखिरी भी हो इस कोरोना काल का मेरा, और पहला तो है ही। सोनिया जी कह रही हैं खुदा का बदला घर, वास्तव में यही इस को कहने का तात्पर्य था। मैं बात करता हूँ मैंने लघु कथाओं के साथ साथ कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, और मेरा पहला कहानी का जो संग्रह था वो 2005 में आया था, टुकड़ा टुकड़ा परछाई के नाम से। उसमें एक टाइटल स्टोरी थी जिसको मैंने पुनर्लेखन किया। हालांकि वो एक बड़ी स्टोरी थी, लेकिन बाद में उसको मैंने थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश की, और उस कहानी को जब मैंने अलग अलग जगह पे भेजा तो पुणे में एक पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर हैं दीप्ति गुप्ता जी, उन्होंने उस कहानी के ऊपर कुछ शब्द कहे थे। पहले मैं वो शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं वो कहानी आपके सामने रखूँगा। छोटी कहानी है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। दीप्ति गुप्ता जी कहती हैं कि कहानी परछाई पीछा नहीं छोड़ती पढ़ी, नायक की कतरा कतरा पीड़ा, उसका टूट कर अपनी प्रेयसी को उसकी हर बात को याद करना मन को तर करता गया। नायिका भी शिद्दत और संजीदगी से नायक के प्रेम में सरापा डूबी हुई है। तवस्सुर में दोनों एक दूसरे से कितना प्यार, कितना दुलार, कितने आंसू, कितनी मुस्कान बांटते हैं, पर फिर भी उनका अंतस आधा भरा और आधा खाली रहता है, क्योंकि गहरे प्रेम का तल कभी पूरा नहीं भरता। उसमें प्यार के न जाने कितने दरिया समा जाने की अपरिमित सशक्त जमीन होती है, जो प्यार को परत दर परत समोई जाती है। पाठक मन को अपना साथ बहा ले जाने वाली पाक मोहब्बत की निर्झर सी बहती इस कहानी की जितनी भी सराहना की जाए कम है। कहना न होगा, लेखक संवेदनाओं के धनी है। ये मेरे पाठकों की कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप भी आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने वो कहानी पढ़ता हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि 10 से 15 मिनट में ये कहानी आप तक मैं प्रेषित करूँ, और उस कहानी के मर्म तक को आप पहचानने की कोशिश करें, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। सुभाष नीरव जी जुड़े हुए हैं। सुभाष नीरव जी का मेरे ऊपर एक अपार स्नेह है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। सुभाष जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो परछाई पीछा नहीं छोड़ती कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। जनवरी के कोहरे में कब कपाता घूम रहा हूँ, कहीं जाता हूँ साथ चली आती है वो यादें बनकर। कितनी बार पूछना चाहा, कहाँ चली गई थी तुम, फिर असहज असमंजस में पड़ जाता हूँ। दुनिया से रूबरू होते हुए भी खुद को अजनबी निगाहों से देखने लगता हूँ। अंदर का दृश्य दीख पड़ता है, परत दर परत 3 साल का बहन वह हमेशा जिंदगी की सीढ़ियों पर एक सफल रंगमंच की नायिका की तरह रही। कितना कुछ बदल गया, एक नयापन आ गया, रुमानीपन भी। पर कितना कुछ है जो आज भी सुलगता है, धधकता है। कमला नगर की दुकानें आज भी वैसी ही भीड़ समेटे हैं। वही चहल पहल, वही खरीदारी का सामान, वही जूस वाला, वही बंटे की रेहड़ियाँ बड़े गिलासों के साथ। नरुलाज, उडुपी, मैकडोनाल्ड के आगे का शोर शराबा और अंदर बैठे जोड़े। गोल चक्कर के आसपास से निकलने वाली सड़कें जिन्हें मैं अक्सर भूल जाता था, कौन सी सड़क विश्वविद्यालय जाएगी और कौन सी शक्ति नगर और कौन सी रूपनगर। आज वो सब खरीद लेने का मन होता है जो उस वक्त वह खरीद लेना चाहती थी। वो पेंटिंग भी जो उसे बेहद पसंद आई थी। लेकिन जेब टटोलकर मैं चुप हो गया था, और उसने भी बहाना बना दिया था जैसे उसे इतनी भी पसंद नहीं कि खरीदी जाए। कमरे में थकान से ध्यान बटाने लेता हूँ, लेकिन पलकें बंद होते ही वह बिना आहट फिर चली आती है। खड़ी निहारती रही। मैं बेखबर लेटा हूँ। उसके चेहरे पर मायूसी के बादल हैं।
उठकर खिड़की से बाहर झांक उसका घर देखने की कोशिश करता हूँ। कुछ दिखाई नहीं देता। दिल्ली की ऊंची इमारतें आकाश को छू लेने को आतुर। ये दुनिया भी ना कितनी बड़ी है, जहाँ तक नहीं तरासे जा सकते। सीढ़ियों से नीचे उतर बाहर पार्क में बेंच पर बैठ गया हूँ। यहाँ से एक रास्ता उसके घर की ओर ले जाएगा। बेंच घूमती हुई नजर आती है, जैसे अभी उसके घर के सामने जाएगी। यादों के साथ छुपा छुपी के खेल में जैसे मैं ही सबसे पहले पकड़ा गया और सारी रात छिपी हुई यादों को ढूंढने में बीत गई। मैं हर दिन को ढूंढ रहा हूँ कि कोई भी दिन पकड़ में आए और मुझे ढूंढे रात भर। इसी तरह वह रात मुझे सताती रही। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लिए रात भर सुनसान सड़कों पर घूमता रहा। वो अपना सिर मेरे कंधों पर टिकाए टहलती रही। मेरा उससे मिलना भी एक इत्तेफाक से कम नहीं। दीवार के साथ रखी कुर्सियां जिस पर वो मेरे बराबर में बैठी थी, अचानक उसका मुझसे बात करना, परिचय, पहली मुलाकात में इतनी आत्मीयता, इतना साफपन। वह अक्सर मुझसे मिलने आती, तर्क करती, कभी हंसती, कभी चुप हो जाती। उसके तर्क मुझे निरुत्तर करते। उसकी कविताएं और छुअन के बीच उसकी मन संवेदना होती। अभी अभी बारिश बंद हुई है। इंडिया गेट पर शाहजहां रोड की तरफ के मैदान में बैठा हूँ। जमीन गीली है। मिट्टी की सौंधी खुशबू को पहचानने की कोशिश करने लगता हूँ। यह उसी की महक है। मिट्टी से निकलती, पानी संग खेलती उसकी अपनी महक, पत्तों के संग मिट्टी में दबी उसकी यादें। मेरा मन असहाय पीड़ा से भर उठता है। मैं दुकान पर जाता हूँ और बोतल लेकर लौटता हूँ। जनवरी की ठंड से भरी रात, ठंडी हवा के झोंके, पार्क की बेंच पर बैठ जाता हूँ। एक क्षोभ है मेरे मन में, अपने आप पर गुस्सा आता है। मैं पीता हूँ इतनी ठंडी रात में, उसकी यादों को ठंडा पड़ जाने के भय से। मैं उसकी यादों को गर्माहट देने के लिए, अपने कालेपन को कम करने के लिए किनारे किनारे दूर निकल जाता हूँ। मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। अचानक कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। चारों तरफ नज़र दौड़ाता हूँ, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। गहन सन्नाटा और घुप अंधेरा। अपने अंदर कुछ टटोलने लगता हूँ। वह मेरे शरीर से निकलती दिखती है, दूर जाते हुए। चंद कदम चल वह मुड़ती है, मेरी तरफ देखने लगती है। एकटक देखती ही जाती है, मानो अंतिम बार हमारी नजरें मिल रही हैं। या कि पहली बार। एक आवाज गूंजती है, पहचाना? वह जितने कदम आगे चली उतना ही पीछे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरी सांसें उसके अधर पर गर्मी उगल रही हैं और मेरा हृदय तीव्र कंपन कर रहा है। मैं जानती थी तुम मुझे भूले नहीं हो। उसकी मंद आवाज मेरे हृदय तल तक पहुंची। कैसे भूल सकता हूं तुम्हें? हर पल तुम्हारा इंतजार रहता है, मैं प्रत्युत्तर में कहने लगता हूं। उसकी आवाज कांपने लगती है। उसका चेहरा कुछ पा जाने से विस्मय से भरा है। वह उत्सुक थी, खुश थी और मुझ पर अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने में असमर्थ। वह बार बार कुछ कहने को मुंह खोलती, शब्द गले में ही रह जाते। मैं चुप्पी में उसका साथ देता। अचानक वह बोलती है, बहुत बदल गए तुम। हाँ शायद, तुम भी तो। नहीं, मैं कहाँ बदली हूँ। उसकी पकड़ मेरे कंधे पर अधिक हो रही है। धीरे धीरे सांस फूल रही है। उसकी आंखें मुझे थकी थकी सी प्रतीत होती हैं और मेरे होठ उसकी पलकों पर जाकर रुक जाते हैं। मैं अवचेतन से निकल वास्तविक दुनिया में आता हूँ। कहीं कुछ भी नहीं है। कुछ पल का भ्रम मुझे, मेरे अस्तित्व को कल्पना से परे धकेल हकीकत की दुनिया में ले जाता है। किनारे चलते हुए मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। रात अपने अंतिम पहर में है। मैं वापस आकर पार्क में बेंच पर बैठ जाता हूँ। उसने रचना धर्मिकता का बीज बोकर मुझे नया जन्म दिया। उसने हृदय में इतनी संवेदनाएं, भावनाएं, तर्क और तड़प भर दी कि मैंने कविता का सर्जन किया। वो मेरे इतना करीब थी, मैं किसी नए सवेरे के इंतजार में खड़ा न होकर मंजिल का रास्ता नापना चाहता था। उस तक का सफर बाकी था। मैं सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहा था। प्रोफेसर बनने का सपना सच होने का शुभारंभ हो गया था। मैं यह खुशी उसके साथ बांटना चाहता था। अगले ही दिन हमारी मुलाकात हुई। लेकिन ये क्या, उसने अपने हाथों को किसी धार से काट लिया था। खून का रिसाव अभी बंद नहीं हुआ था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही हैं, आंखें तरबतर हैं, साथ ही चेहरे पर पुरानी आत्मीयता भी दिख रही है। वह कुछ कहना चाह रही है, रुलाई में कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा है।
मैं अपनी तलाश में यहाँ तक आई हूँ। शायद बहुत देर हो गई, मैं खुद में कहीं खो गई हूँ। शायद मैं संकट की घड़ी में कुछ भी पाने की स्थिति में नहीं हूँ। वह वापस जाना चाहती है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आवाज़ें, उसकी बातें अस्पष्ट हैं। वह कुछ क्षण मेरी आंखों में झांकती रही। मैं अपना कांपता हाथ उसके कंधे पर रख देता हूँ। मैं अपने हृदय के वेग को रोक नहीं पा रहा हूँ। धैर्य जवाब दे रहा है। उसके सामने टूटकर बिखरना नहीं चाहता। उसकी टांगें उसके शरीर का बोझ नहीं संभाल पा रही हैं। वह बैठ गई है। मैं भी उसके पास बैठ गया हूँ। उसका सिर मेरे कंधे पर रखा है। मैं उसके हाथ मेरे हाथों में है। होंठ कप कपा रहे हैं। सब गले में ही घुट कर रह गए हैं। मेरा हृदय फट पड़ता है। वह आसमां में देखती है, शून्य में विचरण करने लगती है, असमंजस में पूछती है, तुम मुझे कितना चाहते हो? मैं शायद उतना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे तब भी उतना ही प्यार करोगे जब मैं नहीं रहूंगी? हाँ, ये सच है। ये सच है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुम्हें भूलना भी चाहता हूँ। तुम मेरे सीने में सुलगता एक ऐसा अरमान हो जिसे मैं अपने आप में खोजता हूँ, वो भी तब जब तुम चली जाती हो। वह मुझे जानने को आतुर है, मुझे देखते रहने को लालायित है। मैं उसको अपने अंदर समाहित होते पाता हूँ। वह अलसाई सी, मुरझाई सी। अचानक वह हंसने लगती है। अश्रुधारा मेरा कंधा गीला किए है। उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हुई जाती है। उसकी वेदना बढ़ती जाती है। उसके मन में असहाय बेचैनी है। मैं उसे अपनी बाहों में कस लेता हूँ। वह अवचेतन में है। दोनों हाथों से उसका सिर थाम लेता हूँ। उसे थोड़ी चेतना आई है। मेरा चेहरा गीला हो गया है। उसकी हथेलियाँ मेरे गालों को सहला रही हैं। वह अभी भी मेरे पास है। असमंजस में अचानक उसके मुंह से पीड़ा के शब्द निकल पड़ते हैं। मुझे माफ करना, शायद अब मैं ना मिल पाऊं, अपना ख्याल रखना। वह उठ खड़ी हुई है। संभल कर 2 कदम चलती है। अपनी बाहों में संभाल लेता हूँ। उसने मेरे हाथ में कलम दी, लिखने वाला दिया, दिल दिया, भावनाएं दी, सोचने की शक्ति दी। मुझे लिखना होगा उसके लिए। मैं अदृश्य शब्दों से घिर गया हूँ। शब्द बादलों की तरह मेरे चारों ओर घेरा बनाए खड़े हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन बहने लगता हूँ। भावनाओं के चक्र में फंसा बिना पतवार का मांझी हूँ। प्रेम के चरम और शब्दों के घेरे के बीच कलम की गति मंद पड़ गई है। शब्द डेरा डाले हैं मन में, लेकिन कलम आगे ही नहीं बढ़ती है। शायद वे क्षण ही खत्म हो गए हैं जब मैं कुछ लिख पाता। अंधेरे कमरे में बैठा हूं। शहनाई की गूंज मेरे माथे से टकराती है। मेरा सिर घूम रहा है। अचानक सब कुछ शून्य हो गया है। मैं टहलने लगता हूँ। खिड़की के पास जाता हूँ। तारे निकल रहे हैं, फिर भी अंधेरा है। बाहर रोशनी बहुत कम है और अंधेरा बहुत ही अंधेरा। अचानक मेरी आंखों के सामने एक चमक दिखती है। एक हवा का सर्द झोंका और उसके साथ दीप शिखा। वह दीप शिखा एक आकृति में बदलने लगती है, मानव आकृति में। धीरे धीरे आकृति स्पष्ट होने लगती है। एक कपकपाता चेहरा, वह मेरे सामने खड़ी है। काली घटाओं के बीच मैं अपने चांद को खड़ा पाता हूँ। एक आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, हमेशा से, हमेशा, हमेशा के लिए। वह काली पलकें, वही मुस्कान, उसके चेहरे से शबनम छू पड़ी है। उसकी कांपती आवाज के साथ मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ, उसके पास जाने के लिए, उसे छूने के लिए। वह समूचा परिदृश्य अचानक परछाई में बदल गया है। वह परछाई मेरी परछाई में कहीं विलुप्त हो गई है। मैं इसे जीवन का अंतिम पड़ाव मान लेता हूँ। धूप अंधेरे में यादों को खोजना भी मुश्किल है। अंधेरे में आकृतियों का बनना बिगड़ता देखता हूँ। उसकी आकृति को तलाशता हूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा हूँ शून्य, एकदम शून्य। मैं अकेला भी नहीं हूँ। आंखें गीली महसूस कर रहा हूँ। हाथों को पलकों तक ले जाता हूँ तो पाता हूँ पलकें सूखी हैं, एकदम सूखी। महसूस कर रहा हूँ जीवन की यात्रा के इस अंतिम आखिरी पड़ाव को। यहीं से जीवन की यात्रा शुरू की थी। एक सपना यहीं से शुरू हुआ था। मैं उसे पुकार रहा हूँ। अंधेरे में इधर उधर झांकता हूँ। शरीर कांप रहा है। होंठ सूख गए हैं, पपड़ी अभी भी जमी है। हंसना चाहता हूँ तो होंठ फटने का दर्द मन की पीड़ा को और बढ़ा जाता है। एक दृश्य सामने चलचित्र की भांति चल रहा है। उस रात उसकी सुहाग रात थी। वह अपनी अंतिम कविता अपने हाथों में लिए
पति के आने का इंतजार कर रही है। पति लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे में आया है। एकदम अप्रत्याशित, एक असंभव सा सपना वह कैसे बर्दाश्त कर पाती। टूट गई थी वह। उसे उस वक्त मेरी याद आई होगी। उसने मुझसे कितने वचन लिए थे। मैं उसकी यादों का हमसफर इस सदमे में कैसे उसे सांत्वना देता। उससे कोसों दूर जो था। अपना हर गम मुझे ही तो सुनाती थी। उसके हृदय का कंपन महसूस कर रहा था। लेकिन उस वक्त की नज़ाकत से अनजान अचानक मेरा हृदय फूट फूट कर रो पड़ा था। अंतिम बार उसने मुझे याद किया। बार बार उसके होठों पर अनकहे शब्द आते रहे जिन्हें मैं स्पष्ट पढ़ पा रहा था। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे बहुत करीब हूँ। कविता के शब्दों से भीगा कागज का टुकड़ा उसके हाथ में था। वह अंतिम यात्रा पर निकल गई थी। मेरे कमरे की खिड़की का कांच टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं महसूस कर रहा हूँ उन किरचों को अपने अंदर समाते हुए। कमला नगर का गोल चक्कर आज भी उतना गोल है जितना उन दिनों हुआ करता था। सब कुछ वही है, अपनी जगह स्थिर। आज मैं वो सब खरीद लेना चाहता हूँ जो उसे पसंद था। उडुपी का दरवाज़ा देख मेरी आंखें नम हो आई हैं। एक चीख मेरे अंदर से निकलती है। मैं अपना आर्तनाद सुन रहा हूँ। रुका हुआ सैलाब आंखों के रास्ते से बह चला है। मैं खुद को उसमें बहता हुआ देख रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसके रहते तैरने का कभी अभ्यास ही नहीं किया था। तो दोस्तों, ये कहानी परछाई पीछा नहीं छोड़ती आपके सामने मैंने रखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। समय भी काफ़ी हो गया है। तो मैं अभी कुछ दोस्तों के मैसेजेस पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। पुष्पा राठौर जी कह रही हैं खूबसूरत अंदाज और आवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरि कृष्ण जी बहुत बेहतरीन इंसान हैं। पहली बार रूबरू उम्मीद से बेहतर कह रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो आपकी उम्मीदों से और बेहतर और बेहतर रहेगा। हरि कृष्ण जी को हम प्यार से ताऊ भी कभी कभी कहते हैं। मेरे ही जनपद के रहने वाले हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चाई को अभिव्यक्त करती कविता पुष्पा राठौर जी, ये कविता नहीं कहानी थी। लेकिन अगर आपको इसमें काव्यात्मकता लगी तो ये मेरा हौसला अफजाई के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सुभाष नीरव जी कह रहे हैं कि संदीप की कहानियाँ चित्रात्मक होती हैं। सर, आपका स्नेह है कि आपको कहानी पसंद आती हैं। आप जैसी कहानियाँ कभी लिखूं, आप जितना नाम मेरा कहानियों में हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित रूप से ऐसा संभव होगा। चित्रंजन गोपे जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनिया जी कह रही हैं कि बेहद शानदार। रेणुका जी शानदार कहानी बता रही हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम वैसे ही थोड़ा सा तकनीकी कारणों के कारण बहुत डिले हो गया था, तो उसके लिए पहले से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। और अभी समय बहुत अधिक हो रहा है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और फिर कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तो आमने सामने फिर कहानियों पे चर्चा होगी। इस कहानी के बारे में आप मुझे लिखकर भेजिएगा कि कहानी में कुछ कहानी के तत्वों के हिसाब से कहानी में कुछ तकनीकी दोष अगर होगा तो आप मुझे उससे अवगत कराइएगा, ताकि आगे की कहानियों में वो सारी दिक्कतें, वो सारी परेशानियां ना हो। तो विदा दीजिए अपने दोस्त संदीप तोमर को। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।